हेलो दोस्तों, नए सिलेबस के हिसाब से एक वीडियो हम लोग बना चुके थे जो सबसे पहले सेट 1 के रूप में गया है, ठीक है। और ये दूसरा हम लोग वीडियो बना रहे हैं। अब देखिए चैप्टर वाइज जाएगा, उस चैप्टर 1 का होगा, सेट 1 के रूप में गया होगा आपके पास। और ये दूसरा वीडियो से अब लगातार जाएगा नए सिलेबस के हिसाब से। बाकी 3 वीडियो बीच में पुराने सिलेबस का हम बना दिए थे ताकि पुराने सिलेबस को भी आप समझ जाएं और अगर उधर से क्वेश्चन आता है तो आपको दिक्कत ना हो। तो दूसरा चैप्टर जो नए सिलेबस के हिसाब से है उसका नाम है इंटरप्रेन्योर्स प्लानिंग, उद्यम नियोजन। तो एक उद्यम नियोजन में सबसे पहले हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक देखिए, प्लानिंग आप पढ़ चुके हैं। प्लानिंग का मतलब था डिसाइडिंग इन एडवांस, भविष्य को अगर पहले ही निर्धारित कर लेते हैं कि फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारे सवालों का जवाब ढूंढ लेते हैं तो दैट मीन्स प्लानिंग हो गया आपका। अब एक इंटरप्रेन्योर्स कैसे प्लान तैयार करता है उसके बारे में पढ़ना है। तो लगभग सेम ही चीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, बाकी लगभग सेम है। तो देखिए, व्यापार योजना में वित्तीय योजना क्या है, व्हाट इज़ फाइनेंशियल प्लान इन अ बिजनेस प्लान। अगर हम बिजनेस प्लान की बात करें तो बिजनेस में सारे चीज़ का प्लान बनता है। उसमें से पूछ रहा है फाइनेंशियल प्लान क्या है। तो फाइनेंशियल प्लान का मतलब है कि जब हम पैसे से रिलेटेड प्लान बनाएंगे, जब हम पैसे से रिलेटेड प्लान बनाएंगे तो उसको फाइनेंशियल प्लान बोलते हैं। क्योंकि बिजनेस प्लान तो बड़ा होता है, पूरे बिजनेस का बनता है, लेकिन इसमें से बहुत सारा प्लान बनता है। इसमें फाइनेंशियल प्लान क्या है, FP। फाइनेंशियल प्लान रुपये पैसे से संबंधित है कि आय कितना आएगा, व्यय कितना होगा, खर्च कितना होगा। तो ये सी ऑप्शन देखिए, ठीक है। आय, खर्च और लाभदायकता का पूर्वानुमान करना फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाता है। आय, खर्च और लाभदायकता का पूर्वानुमान करना फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाता है। दूसरा है, व्यापार योजना का कौन सा घटक लक्षित बाजार की ओर प्रतिस्पर्धा का वर्णन करता है। विच कंपोनेंट ऑफ अ बिजनेस प्लान डिस्क्राइब द टारगेट मार्केट एंड कंपटीशन। तो कौन सा ऐसा प्लान है जो टारगेट मार्केट और कंपटीशन को जो है टारगेट करता है। तो मार्केटिंग प्लान जो है वो टारगेट मार्केट की तरफ ध्यान रखता है, कंपटीशन की तरफ ध्यान रखने वाले प्लान को मार्केटिंग प्लान कहते हैं। व्यापार योजना में कार्यकारी सारांश का उद्देश्य है। व्हाट आर द पर्पस ऑफ द एग्जीक्यूटिव समरी इन अ बिजनेस प्लान। एग्जीक्यूटिव मतलब ये प्रशासनिक काम करेगा। तो प्रशासनिक काम कौन है, तो ध्यान रखिएगा जो मेन काम करेगा, जो डिसीजन मेकिंग का। तो बोलता है व्यापार योजना के मुख्य बिंदुओं का सारांश देना, समरी करना एग्जीक्यूटिव का काम है। एग्जीक्यूटिव का काम है कि जो मेन एलिमेंट्स होंगे हमारे बिजनेस के उस पर डिस्क्रिप्शन देगा, उसको सारांश तैयार करेगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यापार योजना में प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण में क्या शामिल होता है। व्हाट डज अ कॉम्पिटिटिव एनालिसिस इन अ बिजनेस प्लान इंक्लूड्स। बिजनेस प्लान में कॉम्पिटिटिव एनालिसिस इसमें क्या होगा, तो बिजनेस प्लान में कॉम्पिटिटिव एनालिसिस होता है अपने कॉम्पिटिटर को जानने के लिए। तो देखिए, और ये जानने के लिए कि मेरे कॉम्पिटिटर जो है, मेरा प्रतियोगी जो है, उसमें ताकत कितना है, उसमें कमजोरी क्या है, उसकी क्या कमी है और क्या अच्छाई है। तो ये सब नहीं होगा, इसका सही ऑप्शन होगा बी, प्रतिस्पर्धियों की ताकत और कमजोरियों का स्टडी। यानी अपने कॉम्पिटिटर के ताकत को और अपने कॉम्पिटिटर के वीकनेस को जानने के लिए हम लोग कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करते हैं, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करते हैं। उद्यमशील योजना प्रक्रिया में पहला कदम क्या है। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द इंटरप्रेन्योरशिप प्लानिंग प्रोसेस। इंटरप्रेन्योरशिप प्लानिंग प्रोसेस का सबसे पहला है प्रोसेस है सबसे पहला काम है व्यापार विचार उत्पन्न करना, बिजनेस आइडिया जनरेशन। सबसे पहला काम है बिजनेस आइडिया जनरेशन, बिजनेस का आइडिया जनरेट करना। नीचे छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार योजना का एक घटक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ अ बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान का इसमें से कौन कंपोनेंट है। बिजनेस प्लान के अंदर क्या होता है, तो पर्सनल खर्चा होता है, नहीं, बिजनेस प्लान के अंदर पर्सनल खर्चा नहीं होता, यात्रा का खर्चा नहीं होता। बिजनेस प्लान के अंदर बिजनेस को चलाने के खर्चे होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशनल प्लान। बिजनेस प्लान के अंदर बिजनेस को चलाने के खर्चे आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशनल प्लान, याद रखिएगा। व्यापार योजना को शॉर्ट एनालिसिस का उपयोग किस लिए किया जाता है। बोलता है कि व्हाट इज अ शॉर्ट एनालिसिस यूज्ड इन द बिजनेस प्लान। शॉर्ट मतलब देखिए, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है बहुत बार कि शॉर्ट, इसको शॉर्ट बोलते हैं, शॉर्ट नहीं है, स्वॉट, SWOT। एस का मतलब स्ट्रेंथ, ताकत। आप अपनी ताकत पहचानिए कि आपके अंदर अच्छा चीज़ क्या है। आप वीकनेस को पहचानिए, W फॉर वीकनेस। कमजोरी को पहचानिए कि आपकी कमजोरी क्या है। आपको अपॉर्चुनिटी दिखना चाहिए, मार्केट में क्या अवसर है। और टी का मतलब होता है थ्रेट्स, चैलेंजेस को भी जानना चाहिए। तो ये तीन चीज़ देखिए कहाँ लिख रहा है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। इसका मतलब शॉर्ट का फुल फॉर्म क्या है, क्या जानने के लिए शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। स्ट्रेंथ, ताकत। जैसे हम अगर अपने बारे में शॉर्ट एनालिसिस करें तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा ताकत क्या है, मुझे पता होना चाहिए कि मेरी कमजोरी क्या है, मुझे पता होना चाहिए कि आगे आने वाले समय में अपॉर्चुनिटी, अवसर क्या आ रहे हैं, और मुझे पता होना चाहिए कि जब अवसर आएगा तो चैलेंजेस भी आएंगे, क्या क्या चैलेंजेस मेरे लाइफ में आ सकते हैं। अगर आप पहले से एनालिसिस करके रखेंगे तो आपके बिजनेस को सक्सेस करने में कोई रोक नहीं सकता।
व्यापार योजना के किस भाग में मिशन वक्तव्य यानी कंपनी के लक्ष्य शामिल होते हैं? विच सेक्शन ऑफ अ बिजनेस प्लान इंक्लूड्स द मिशन स्टेटमेंट? बताइए, बिजनेस में जब हम प्लान बनाते हैं तो प्लान में एक मिशन स्टेटमेंट होता है जो कंपनी का मेन स्टेटमेंट होता है, वो कहाँ पे रहता है? तो मिशन स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूटिव समरी में रहता है, जो कार्यकारी समरी होता है उसमें मिशन स्टेटमेंट दिया रहेगा। यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट, बीएसटी पढ़े ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो प्लान बनाता है उसी में मिशन स्टेटमेंट दिया जाता है कि इस बिजनेस का मिशन स्टेटमेंट क्या है। आप किसी भी बड़े कॉलेज में जाइएगा उसका मिशन स्टेटमेंट लिखा रहता है। आप जैक को देखिए ना, जो आपका एग्जाम ले रहा है, जैक के वेबसाइट में जाएगा तो मिशन स्टेटमेंट जरूर दिखेगा उसके वेबसाइट पे कि इसका मिशन क्या है, क्यों बनाया गया ये संस्था। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। व्यापार योजना में विपणन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए, कोई अगर बिजनेस प्लान बना रहा है तो बिजनेस प्लान में मार्केटिंग प्लान क्यों बनाता है? तो मार्केटिंग प्लान बनाता है अपने प्रोडक्ट को की जानकारी लोगों तक तो पहुंचाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। पढ़िए, व्यापारी संचालन नहीं, वित्तीय अनुमान नहीं, लक्षित बाजार, हाँ लक्षित बाजार तक पहुंचने के लिए मार्केटिंग प्लान बनाते हैं, टारगेटिंग मार्केट तक पहुंचने के लिए। एक बिजनेस प्लान के अंदर हम मार्केटिंग प्लान इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा जो टारगेटिंग मार्केट है, जो हमारे टारगेटेड कस्टमर है, उस तक पहुंचने के लिए हम लोग ऐसा काम करते हैं। संचालन योजना, व्हाट इज ऑपरेशनल प्लान? ऑपरेशनल प्लान बनता है किसी बिजनेस को चलाने के लिए, किसी बिजनेस को चलाने के लिए, डेली का डेली जो उसमें बिजनेस में खर्चे होते हैं उसको फुलफिल करने के लिए और उसको चलाने के लिए बनता है ऑपरेशनल प्लान। तो ऑपरेशनल प्लान, ऑपरेशन मतलब होता है चलाना, ऑपरेशन मतलब संचालन। देखिए हाँ, संचालन तो व्यवसाय के दैनिक संचालन, हाँ देखिए यही बोला है, व्यवसाय के दैनिक संचालन के लिए इस तरह की योजनाएं बनाई जाती है, डेली चलाने के लिए। तो बिजनेस को अगर हम रेगुलर वे में चलाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग ऑपरेशनल प्लान बनाते हैं। उद्यमशील योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरप्रेन्योर्स प्लानिंग? इंटरप्रेन्योर प्लानिंग का मेन पर्पस क्या है? क्यों इंटरप्रेन्योर प्लानिंग बनता है? तो व्यवसाय के अवसरों को पहचानने के लिए, उसका आकलन करने के लिए और उसका लाभ उठाने के लिए। व्यवसाय के अवसरों को पहचानने के लिए, उसका आकलन करने के लिए और उसका लाभ उठाने के लिए हम लोग इंटरप्रेन्योरशिप प्लानिंग करते हैं। इंटरप्रेन्योरशिप प्लानिंग करते हैं व्यवसायिक अवसरों को पहचानने के लिए, उसका आकलन करने के लिए और उसका लाभ उठाने के लिए। निम्नलिखित में से क्या एक व्यापार योजना का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस प्लान? इसमें से कौन है जो बिजनेस प्लान का पार्ट नहीं है? तो व्यापार एनालिसिस बिजनेस प्लान के अंदर होता है, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन होता है, संगठन होता है, व्यक्तिगत यानी एक आदमी के स्वास्थ्य, हेल्थ कार्ड कहाँ से बिजनेस में आता है? अब मान ली मेरा हेल्थ खराब है या हेल्थ कार्ड है, उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, तो नहीं ना पूछ रहा था इसमें, हाँ ठीक है। व्यापार योजना में मूल्य प्रस्ताव का क्या अर्थ होता है? व्हाट डज द टर्म वैल्यू प्रोपोजिशन मीन इन अ बिजनेस प्लान? बिजनेस प्लान में वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब होता है ग्राहकों के उत्पाद या सेवा से मिलने वाला लाभ, उसको बोलते हैं वैल्यू प्रोपोजिशन। ग्राहकों को उत्पाद या सेवा से मिलने वाला लाभ, यानी पैसा अगर कोई हमको 100 रुपये देता है तो हम उसको 100 रुपये के बदले में अपने कस्टमर को क्या वैल्यू दे रहे हैं? 100 रुपये के बदले में अपने कस्टमर को हम क्या वैल्यू दे रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ से निकालते हैं। व्यापार योजना में एक आकस्मिक योजना क्या है? व्हाट इज कंटीजेंसी प्लान इन अ बिजनेस प्लान? बिजनेस प्लान में कंटीजेंसी प्लान का मतलब है कि ऐसा प्लान जो कि छिपा रहता है, पता नहीं रहता, लेकिन अगर अचानक कुछ हो जाता है तो जिसको बोलते हैं इमरजेंसी प्लान, कि अगर कुछ हो जाता है तो हमारे पास एक रहेगा ऑप्शन, तो बोलता है देखिए यह अप्रत्याशित घटना, यही है कंटीजेंसी। अप्रत्याशित घटनाओं या आपात स्थितियों को प्रबंधित करने के लिए बनाई गई योजना। इस योजना का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि हमेशा तो आपातकाल नहीं आता, हमेशा इमरजेंसी नहीं आता है, तो ये प्लान बस बना रहता है। लेकिन जब इमरजेंसी आएगा तो ये प्लान जरूर रहेगा। जैसे मान लीजिए आप बिज़नेस कर रहे हो, आपको मालूम है कि बिज़नेस में अगर इमरजेंसी आता है तो ऐसी स्थिति में मेरा ये जो प्लान है फेल हो जाएगा, तो इमरजेंसी के केस में आप ऐसे प्लानिंग कर सकते हो। उद्यमियों के लिए व्यापार योजना की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से कौन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ बिजनेस प्लान फॉर इंटरप्रेन्योर्स? इसमें से सबसे बढ़िया बिजनेस प्लान का एक्सप्लेनेशन कौन करता है? तो यह व्यापार के संचालन और रणनीति के लिए रोड मैप का काम करता है। बिजनेस प्लान क्या करता है? आप बिजनेस चला रहे हैं तो उसको रोड मैप मतलब इसके बाद क्या करना है, कैसे करना है, सब लोगों के दिमाग में पिक्चर क्लियर रहता है कि इसके बाद हमको क्या करना, उसके बाद क्या करना था। एक रोड मैप का काम करता है बिजनेस के प्लान के लिए। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। व्हाट इज रिक्रूटमेंट? भर्ती क्या है?
तो देखिए बीएसटी में आप पढ़ चुके हैं, मेरे ख्याल से हमको नहीं लगता कि देखो हम फिर आपको बता दें, ईटीपी बीएसटी इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स का कॉम्बिनेशन है, बीएसटी इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स का कॉम्बिनेशन है। तो ज़्यादा ईटीपी में मेहनत नहीं करना है, लेकिन पढ़ते जाना है, छोड़ना नहीं है। ये बीएसटी में आप पढ़ चुके हैं। रिक भर्ती एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे हम योग्य उम्मीदवारों को ढूंढते हैं और उन्हें संस्था में आवेदन करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, सर्चिंग ऑफ बेस्ट एम्प्लॉई। अब देखिए शॉर्ट एनालिसिस से भी आपको बता चुके हैं। शॉर्ट विश्लेषण क्या, शॉर्ट का मतलब पूछ रहा है, तो पहला एस का मतलब क्या बताए, एस का मतलब स्ट्रेंथ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एस, शॉर्ट का मतलब यहाँ फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो एस का मतलब स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को हम लोग बोलते हैं ताकत। दूसरा वीकनेस, कमजोरी। तीसरा अवसर, अपॉर्चुनिटी। और चौथा थ्रेट्स, चैलेंजेस। ये होता है शॉर्ट का फुल फॉर्म जो हम लोगों को पूछा है। आगे पूछा है कि संगठन व्यापार योजना क्यों बनाते हैं। वाई डू ऑर्गेनाइजेशन मेक अ बिजनेस प्लान। कोई भी संगठन क्यों प्लान बनाता है, तो अगर प्लान नहीं रहेगा तो वो काम कैसे करेगा, उसके वर्कर काम कैसे करेंगे, उसको गाइड कौन करेगा, उसको रोड मैप कौन देगा, उसको आगे के बारे में बताएगा कौन। तो प्लान क्या करता है, गाइड करता है, मैनेजर्स को हेल्प करता है, मैनेजर्स को आगे बढ़ने में और बिजनेस को सक्सेस बनाने में, सक्सेसफुल बनाने में। व्हाट इज अपेंडिक्स क्या है, तो याद रखिएगा किसी भी बोलता है आप परिशिष्ट व्यापार योजना के अंत में एक खंड होता है, यानी जब भी कोई प्लान आप बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, सबसे लास्ट में एक अपेंडिक्स रहता है, जिसमें आप क्या क्या रहते हैं, जिसमें आप अनुसंधान का डेटा कहाँ से लाएं, आप जो अनुसंधान किए होंगे वो कहाँ से लाए डेटा, कानूनी दस्तावेज कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए, ठीक है, वेबसाइट से निकाले तो कौन से वेबसाइट से निकाले, उसका नाम दीजिए। ये किसी बुक से अगर कोई डेटा लिए तो कौन से बुक से लिए, तो पूरा डिटेल लिखा जाता है कि जो आपने प्लान बनाया, तो प्लान बनाते समय आप किसका इस्तेमाल किए थे, किस कहाँ से लाए थे डेटा। मान लीजिए कोई बोल रहा है सर हम डेटा हम प्लान बना रहे हैं कि आज के समय में युवा, भारत एक युवा देश है और यहाँ पे ये सामान ज़्यादा बिकेगा, तो भाई कहाँ से पता चला आपको ये सामान ज़्यादा बिकेगा। तो बोला सर हमने गूगल का इस्तेमाल किया। वो कौन से वेबसाइट से गूगल से उठाए थे, उसका वेबसाइट का नाम लिखिए, यहाँ पे अपेंडिक्स में सारा डिटेल रहता है। कभी भी किसी का प्रोजेक्ट आप देखोगे ना, तो सबसे लास्ट पेज में अपेंडिक्स रहता है। अगर मान लीजिए उसके प्रोजेक्ट में कोई डेटा दिया हुआ है, तो हमको नहीं मालूम कहाँ से लाया, तो सबसे लास्ट में जाएंगे तो देखेंगे अपेंडिक्स में लिखा होगा कि हमने इस वेबसाइट का इस्तेमाल किया है और इस वेबसाइट से हमने अपना डेटा कलेक्ट किया है, तो उसी को बोलते हैं अपेंडिक्स। विपणन रणनीति को परिभाषित कीजिए। बोलता है कि डिफाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मार्केटिंग स्ट्रेटजी एक छोटा सा वर्ड है कि आप अपने प्रोडक्ट को दुनिया तक पहुंचाने के लिए क्या प्लान बनाते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजी इन्वॉल्व एक्शन प्लान। मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर क्या शामिल होता है, एक्शन प्लान एंड डिसीजन, एक्शन प्लान और डिसीजन रिलेटेड टू 4P। याद रखिएगा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। यानी मार्केट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स, मार्केटिंग मिक्स बोलते, सॉरी। तो बोलता है मार्केटिंग मिक्स के लिए अगर आपने कोई प्लान बनाया है तो वो कहलाता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मार्केटिंग मिक्स के लिए अगर आपने कोई प्लान बनाया है तो वो कहलाता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कि कैसे आप इस 4P कॉन्सेप्ट को अपने यहाँ लागू करेंगे। व्यापार योजना क्या है, डिफाइन बिजनेस प्लान। तो बिजनेस प्लान का मतलब व्यापार योजना क्या है, तो बिजनेस प्लान एक लिखित, ध्यान रखिएगा बड़ा अच्छा लिखा है, व्यापार योजना एक औपचारिक लिखित दस्तावेज है। बिजनेस प्लान जो है एक औपचारिक है और लिखित दस्तावेज है जो किसी व्यवसाय के लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजनाओं, रणनीतियों और वित्तीय अनुमानों को रेखांकित करता है। अ बिजनेस प्लान इज अ फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन अ बिजनेस गोल, प्लान एंड स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग देम एंड फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। एक बिजनेस प्लान जो है वो क्या होता है, एक फॉर्मल रिटेल डॉक्यूमेंट्स है, फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट्स है जो आउटलाइन किया जाता है, जिसमें बिजनेस के गोल लिखे होते हैं, बिजनेस की पॉलिसी लिखी होती है, बिजनेस के प्रोसेसेस लिखे होते हैं, सारे इसमें लिखे होते हैं। एक अच्छी व्यापार योजना में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, तो एक अच्छा बिजनेस प्लान जो है स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। देखिए एक अच्छा व्यापार योजना जो है स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर, इंग्लिश में भी लिखते चले जाते हैं, क्लियर होना चाहिए, कॉन्शस होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा, रियलिस्टिक होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए। तो एक अच्छे बिजनेस प्लान में ये सब, वित्तीय अनुमान होने चाहिए, विपणन, मार्केटिंग के बारे में बात होनी चाहिए, ऑपरेशन के बारे में बात होनी चाहिए। तो एक अच्छा बिजनेस प्लान जो है उसमें सारी विशेषताएं होनी चाहिए जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस क्या होता है, तो ये पहले भी आपको बता चुके थे। ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस, इसको BEP बोलते हैं, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, जहाँ पे ना तो प्रॉफिट है और ना ही लॉस, ऐसा बिंदु जहाँ पे ना तो प्रॉफिट है और ना ही लॉस है, ऐसे पॉइंट को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से जानते हैं, जहाँ पे ना तो प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है। तो जहाँ पे ना तो प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है, ऐसे पॉइंट को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से जानते हैं। मानव संसाधन योजना क्या है, देखिए ये भी आप पढ़ेंगे। मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है, HRP इसको बोलते हैं। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब मैन पावर, वर्कर,
तो जब हम वर्कर से रिलेटेड प्लान बनाते हैं, मैन पावर मतलब प्लान मतलब समझ गए, तो जब हम वर्कर से रिलेटेड प्लान बनाते हैं कि हमको वर्कर कहाँ से लाना है, पहले ये देखना है कितने वर्कर की आवश्यकता है, जिस वर्कर की आवश्यकता है उसकी योग्यता क्या है, कहाँ से लाना है, कहाँ उसको लगाना है, कब उसको प्रमोशन देना है, कब उसको ट्रांसफ़र करना है, कब उसका रिटायरमेंट करना है, कौन कौन सी सुविधाएं उसको हम प्रदान करेंगे। सारे सवालों का जवाब जो है कहाँ ढूंढते हैं, HRP में ढूंढते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। HRP ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में कर्मचारियों की आवश्यकता का अनुमान लगाना है, कर्मचारी कितने चाहिए, कितने और कैसे कर्मचारी चाहिए, कहाँ से आएंगे, इन सब बातों को ढूंढना HRP आता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर शामिल होता है। नकदी प्रवाह अनुमानों का क्या अर्थ होता है? व्हाट इज द कैश फ्लो प्रोजेक्शन? कैश फ्लो प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि जब आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जैसे हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हम उम्मीद लगाएंगे ना कि अगर सही सलामत रहा तो इतना पैसा आएगा। तो जब आप अनुमान लगाते हैं किसी नए बिजनेस से रिलेटेड कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कितना पैसा आ सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो प्रोजेक्शन। कैश फ्लो प्रोजेक्शन मतलब कितना कैश इन फ्लो हो सकता है, मेरे पास पैसा आ सकता है, और कितना कैश आउट फ्लो हो सकता है, इससे संबंधित अनुमान लगाना कैश फ्लो प्रोजेक्शन कहलाता है। कैश फ्लो प्रोजेक्शन कहलाता है, नगदी प्रवाह अनुमान कहलाता है कि कितना पैसा आएगा और कितना जाएगा। इससे संबंधित एक समय के अंदर, मतलब 1 साल है तो 1 साल के अंदर कितना पैसा यहाँ से आएगा और कितना पैसा जाएगा, इसका अनुमान लगाना कैश फ्लो प्रोजेक्शन के अंदर आता है। विपणन योजना क्या है? मार्केटिंग प्लान सब जानते हैं कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाएंगे, कैसे हम अपने प्रोडक्ट को कंपटीटर तक पहुंचाएंगे, कैसे हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में एस्टेब्लिश करेंगे, उससे रिलेटेड अगर कोई प्लान बनाए, कैसे हम अपने प्रोडक्ट की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं, कैसे हम अपने प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, कैसे हम अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग करें, कैसे हम अपने प्रोडक्ट का प्राइसिंग करें, ये सारा जो 4P कॉन्सेप्ट है ना वो सब इसमें आएगा। मार्केटिंग प्लान का मतलब है मार्केट को में अपने प्रोडक्ट को हम कैसे लेके जाएंगे, इसको बोलते हैं मार्केटिंग प्लान। कब हमको ब्रांडिंग क्या करना चाहिए, पैकेजिंग कैसे करेंगे, लेबलिंग कैसे करेंगे, जो हम लोग प्रोडक्ट मिक्स पढ़ते हैं। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब मिक्सचर ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, जो उसको हम लोग बोलते हैं क्या क्या इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट का हाइट क्या होगा, वेट क्या होगा, कलर कैसा होगा, क्वालिटी कैसा होगा, ये सब मतलब अपने उत्पाद से संबंधित सारी जानकारी कलेक्ट करना वो कहलाता है प्रोडक्ट मिक्स। सामान बनेगा, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए, वजन कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, और साथ ही कलर कैसा होना चाहिए, क्वालिटी कैसा होना चाहिए, सब चीज़ के बारे में, यानी एक उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी लेना, ये कहलाता है उत्पाद मिश्रण। देखिए, उत्पाद मिश्रण से तात्पर्य किसी कंपनी द्वारा पेश किए गए उत्पादों की कुल श्रृंखला से है, जिसमें उत्पाद की विविधता, उसकी श्रेणी, उसका रंग है ना, रंग, लंबाई, संख्या, ये सब के बारे में जानकारी हम लोग लेते हैं प्रोडक्ट मिक्स के अंदर। अब शेयरों द्वारा सीमित कंपनी का मतलब क्या होता है? बोलता है व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी लिमिटेड बाय शेयर? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब वैसी कंपनी जो शेयर से लिमिटेड हो, जिसको हम लोग अभी जानते हैं, जो आप अकाउंट्स में कंपनी पढ़ रहे थे वो सब शेयर से था, जो शेयर बेचती थी। ऐसी कंपनी जो शेयर के जरिए बनती है उसको हम लोग बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, और इसी को तो आप अकाउंट्स में पढ़े थे, इशू ऑफ शेयर में। इशू वही कंपनी अपना शेयर इशू कर सकती है जो लिमिटेड बाय शेयर होगी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मतलब ऐसी कंपनी जो शेयर से बेच के पैसा लाती है, जो अपने पूंजी को शेयर बेच के जो है कलेक्ट करता है। लक्षित बाजार को आप समझाइए। टारगेटेड मार्केट का मतलब क्या होता है? हर बिजनेस का अपना एक टारगेटेड मार्केट होता है। जैसे अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल क्या लगता है पूरे भारत को टारगेट करके रखा है? नहीं, एप्पल का टारगेटिंग मार्केट है अपर क्लास फैमिली, यानी हायर क्लास फैमिली बोल दो ना, हाई क्लास फैमिली, जो थोड़ा रईस वाला लोग है, जो हाई क्लास फैमिली है, एप्पल सिर्फ उसको टारगेट कर रखा है। एप्पल मिडिल क्लास को टारगेट नहीं कर रखा है और एप्पल लोअर क्लास को भी टारगेट नहीं कर रखा है। एप्पल का टारगेट है ही नहीं ये सब। अब मर्सिडीज कोई बेच रहा है 1 करोड़ की गाड़ी, वो सिर्फ हायर क्लास फैमिली को टच करके रखा है। बोलता है हम नीचे मिडिल और लोअर में नहीं जाएंगे। नहीं तो भारत में मिडिल क्लास बहुत है, लोअर क्लास बहुत है, लेकिन वो बेचना नहीं चाहता। बोलता हम टॉप क्लास को बेचेंगे, जो मेन अमीर आदमी है उनको बेचेंगे। तो उसी को बोलते हैं टारगेटेड मार्केट। आप टारगेट किसको कर रहे हैं? और कोई कंपनी ऐसी है जो सबसे सस्ता फ़ोन बनाती है, ओप्पो, वीवो, ये सब किसको टारगेट कर रखा है? ये टारगेट कर रखा है मिडिल और लोअर क्लास को। इसका फ़ोन, ओप्पो का फ़ोन अमीर आदमी नहीं खरीदता है, ओप्पो का फ़ोन रईस आदमी नहीं खरीद रहा, ओप्पो का फ़ोन खरीद रहा है मिडिल क्लास और लोअर क्लास। तो आप पहले ये देखो कि आपका टारगेटेड कस्टमर क्या है। जैसे हम अगर यहाँ पे पढ़ा रहे तो हमारा टारगेट कस्टमर है झारखंड के सारे बच्चे,
बिहार के बच्चे जो स्टेट बोर्ड के बच्चे, वो मेरा टारगेटेड कस्टमर है। मेरा टारगेटेड कस्टमर सीबीएसई नहीं है, क्योंकि हम सीबीएसई को अभी पढ़ा नहीं रहे। हमारा टारगेटेड कस्टमर राजस्थान का बोर्ड का बच्चा नहीं, क्योंकि वो हम उसको पढ़ा नहीं रहे। तो पहले ये देखना होगा टारगेट को किसको कर रहे हो, उसी को बोलते हैं लक्षित बाजार, टारगेटेड मार्केट। पहले आप अपने मार्केट को टारगेट करो। अब बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट करेगा, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो रिपीट करेगा। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें रिपीट करेगा, तो जो रिपीट करेगा उसको हम लोग छोड़ते चले जाएंगे। बोल रहा है कि व्यावसायिक योजना का प्रारूप बताइए, गिव द फॉर्मेट ऑफ बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान का फॉर्मेट कैसा होगा? तो देखिए, बिजनेस प्लान में ये सब प्लान तैयार होते हैं। क्या क्या होता है? सबसे पहले एग्जीक्यूटिव समरी लिखा जाता है, उसके बाद बिजनेस डिस्क्रिप्शन होता है, फिर मार्केट स्ट्रेटजी एनालिसिस होता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट तय होता है, फिर प्रोडक्ट लाइन और सर्विसेज तय होता है, फिर मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटजी होता है, फिर फंडिंग रिक्वेस्ट होता है, फिर फाइनेंशियल प्रोजेक्शन होता है, फिर अपेंडिक्स होता है। ये सारे प्रोसेस अप्लाई किए जाते हैं बिजनेस प्लान के अंदर। ये सारे प्रोसेस अप्लाई किए जाते हैं बिजनेस प्लान के अंदर। अब लिखा है व्यावसायिक योजना के सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या क्या है? बताइए, अगर हम बिजनेस प्लान बनाते हैं सब महत्वपूर्ण तत्व क्या क्या है? तो पहला एग्जीक्यूटिव समरी अभी तो लिखे, मार्केटिंग एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट और मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजी। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है किसी भी बिजनेस में मार्केटिंग करने का। अगर आप चाहते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा हो तो बिजनेस प्लान के लिए सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद नीचे और हैं फाइनेंशियल प्रोजेक्शन भी और प्रोडक्ट लाइन और सर्विसेज भी। अब लिखा है कौन सी योजना संगठन की स्थापना के बारे में जानकारी देते। कौन सा प्लान हम समझेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि किसी संगठन की स्थापना यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हो रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको ऑर्गेनाइजेशनल प्लान बताता है। संगठनात्मक योजना बताती है कि संगठन कैसा होगा, किस तरह से होगा, कितने पद होंगे, किसका क्या अधिकार होगा, किसका क्या उत्तरदायित्व होगा, यानी किसी का राइट, किसी की ड्यूटी, कितने पोस्ट होंगे, कैसे बिजनेस रन करेगा, उसकी सारे की जानकारी आपको ऑर्गेनाइजेशनल प्लान से हो जाएगी, संगठनात्मक योजना से हो जाएगी। गैर लाभकारी कंपनी क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब होता है कि ये, हालांकि अब ये कंपनी चलती नहीं है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जो है, जैसे हॉस्पिटल वगैरह जो खुलता है ना, वो इस तरह से आता है। इसमें हर सदस्य जो कंपनी का है एक लिमिटेड अमाउंट तक गारंटी देता है कि अगर कभी कल होकर डूबा ये, तो हम लोग इतने लिमिट तक हम पैसा देंगे, जितना हम गारंटी दिए उतना पैसा हम भरेंगे। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जनरली आपको नहीं मिलेगा। हॉस्पिटल वगैरह इस तरह की कंपनी के अंदर शामिल होता है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर हॉस्पिटल वगैरह क्या होता है? शामिल होता है। प्रशिक्षण और विकास से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय या व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? तो ध्यान दीजिएगा, या बीएसटी में पढ़ चुके हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। देखिए, बीएसटी का मिक्सअप आपको दिख रहा होगा, ठीक है, अकाउंट्स का मिक्सअप दिख रहा होगा। तो अगर सही से आप पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं, एक्स्ट्रा चीज़ आप पढ़िए। और बीएसटी वाले को आप चूँकि पढ़ ही चुके हैं तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। परफॉर्मेंस अप्रेजल भी बीएसटी में पढ़े हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल बता देते हैं क्या होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है कि किसी भी काम, किसी व्यक्ति के काम को, किसी एम्प्लॉय के काम को मापना, ढूंढना कि वो अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कैसे देखेंगे? तो उसके लिए हमने स्टैंडर्ड STD का टाइम, स्टैंडर्ड हमने वर्क किया है, भाई हमारा स्टैंडर्ड वर्क कितना है, स्टैंडर्ड काम हम तय किए और एक्चुअल काम यहाँ पे तय किया। स्टैंडर्ड और एक्चुअल वर्क के बीच के गैप को ढूंढेंगे कि करना कितना था और किया कितना है। उसके हिसाब से हम तय करते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। उसके हिसाब से हम तय करते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। आगे लिखा है व्हाट इज वर्क फोर्स एंड वर्क लोड एनालिसिस। वर्क फोर्स और वर्क लोड क्या होता है? वर्क फोर्स और वर्क लोड अलग अलग है। वर्क फोर्स मतलब टोटल लेबर, वर्क फोर्स मतलब टोटल लेबर, जिसको यहाँ लिखा भी होगा। बोलता है एग्जामिन द कंपोजिशन, स्किल एंड परफॉर्मेंस ऑफ द करेंट वर्क फोर्स। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वर्क फोर्स का मतलब होता है टोटल आपके पास लेबर कितना है, और वर्क लोड का मतलब है कि कितना उस पर प्रेशर पड़ा हुआ है, कितना उसके ऊपर काम का प्रेशर पड़ा हुआ है। तो वर्क फोर्स मतलब लेबर की संख्या, नंबर ऑफ लेबर, और वर्क लोड मतलब इसके ऊपर कितना काम का बोझ है, इसके ऊपर कितना काम का बोझ है। तो याद रखिएगा, कार्य की मात्रा, प्रकृति का मूल्यांकन तथा स्टाफिंग आवश्यकता है या नहीं। मान लीजिए वर्क फोर्स हमारे पास 100 लेबर है और पता चला ये 100 लेबर उतना काम कर रहा है जितना कि कम से कम 150 लेबर होना चाहिए। जितना काम ये लोग अकेले निपट रहा है 100 लेबर,
उतना काम को करने के लिए कम से कम 150 लेबर चाहिए। इसका मतलब है कि वर्क फोर्स हमारा 100 है, लेकिन वर्क लोड हमारा 150 का है, यानी 100 आदमी पर हम 150 आदमी का काम थोप दिए ज़बरदस्ती, और ये लोग खींच रहा है। तो कंपनी को समझ में आएगा कि 50 स्टाफ हमको लाना पड़ेगा, नहीं तो कितना इस पर एक्स्ट्रा लोड डालते रहेंगे। जब ज़्यादा लोड डालिएगा तो बीमार पड़ जाएगा जी, शरीर इसका गल जाएगा, पूरा लीवर किडनी सब खराब हो जाएगा, जितना आप रगड़ रहे हो, मशीन थोड़ी है। तो इसका मतलब है कि कंपनी समझ रही है कि भैया लोड ज़्यादा है, काम का प्रेशर ज़्यादा है वर्कर पर, तो हमको नए नए वर्कर लाने पड़ेंगे। इसलिए वर्क फोर्स के ऊपर जब वर्क लोड ज़्यादा हो जाता है तो हमको ज़रूरत पड़ता है कि किसी नए वर्कर को लाना पड़ेगा, क्योंकि लोड ज़्यादा पड़ रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तभी मालिक को पता चलता है कि हमको नए वर्कर को लाना पड़ेगा। हिंदू अविभाजित परिवार से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू मीन बाय हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? सब पढ़े हैं 11th क्लास में। HUF एक ऐसा सिस्टम है जहाँ हिंदू संप्रदाय के सभी परिवार मिलके किसी बिजनेस को चलाते हैं और उसके प्रॉफिट और लॉस को आपस में बांटते हैं। HUF पढ़े होंगे क्लास 11th में। हिंदू अविभाजित, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऐसा फैमिली है जहाँ पे एक हिंदू परिवार के सभी सदस्य मिलके किसी बिजनेस को चलाते हैं और उसके प्रॉफिट और लॉस को आपस में क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कार्यकारी सारांश क्या है? व्हाट इज एग्जीक्यूटिव समरी? कितना बार बता चुके हैं। एग्जीक्यूटिव समरी का मतलब टॉप लेवल समरी, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है, अपने यहाँ संक्षिप्त विवरण बनाता है कि कैसे इसको चलाना है। अब लॉन्ग में लिखा है पैन नंबर क्या होता है, किसके पास होना चाहिए? तो याद रखिएगा, पैन नंबर एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, इसका फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन नंबर एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। अल्फा न्यूमेरिक क्या मतलब क्या होता है? इसमें ABCD का भी लेटर होता है और इसमें 1 2 3 4 भी रहता है, इसलिए इसको हम लोग पैन नंबर जैसे लिखा रहता है ARP3829M, इस तरह का रहता है। देखिए ABCD भी है और संख्या भी है। अल्फा न्यूमेरिक 10 नंबर का होता है। कितने नंबर होते हैं? 10 नंबर। देखिएगा 10 अंकों का होता है, ठीक है। उसमें नंबर भी रहेगा और ABCD का इस्तेमाल भी होगा। तो पैन नंबर, और बोला जाता है कि पैन नंबर किसके पास होना चाहिए? तो वह व्यक्ति पैन नंबर कंपलसरी रूप में बनाएगा, वह व्यक्ति पैन नंबर अनिवार्य रूप में बनाएगा जिसे टैक्स पे करना है। तो जो व्यक्ति को टैक्स पे करना है उसके पास पैन नंबर होना जरूरी है। बिना पैन नंबर का आप टैक्स पे नहीं कर सकते। अब ये क्वेश्चन है कि सोल ट्रेड क्या है और इसकी विशेषता बताइए। एकाकी व्यापार क्या है और इसकी विशेषता बताइए। याद कीजिए 11th में पढ़े हैं। एकाकी व्यापार ऐसा व्यापार है जहां एक व्यक्ति सारा पैसा लगाता है, एक ही व्यक्ति बिजनेस को मैनेज करता है और एक ही व्यक्ति सारे बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को लेता है। तो ऐसे बिजनेस को सोल ट्रेड या एकाकी व्यापार बोलते हैं। इसका विशेषता आप पढ़िएगा तो एक बार में समझ में आएगा। एक आदमी बिजनेस को स्टार्ट करता है, एक ही आदमी बिजनेस को चलाता है। इन्फिनिट लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, उस व्यक्ति का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। एक व्यक्ति पर सारा रिस्क अपने पास रहता है तो सारा प्रॉफिट भी उसके पास रहता है, और एक व्यक्ति कंट्रोल करता है, वन मैन आर्मी की तरह काम करता है और कोई अलग कानूनी अस्तित्व नहीं होता। मालिक और बिजनेस यहाँ एक ही होता है। अब लिखा है एक व्यापार योजना में शामिल क्षेत्रों की सूचीबद्ध करें। स्टेट द एरिया कवर्ड इन द बिजनेस प्लान। तो बिजनेस प्लान के अंदर अभी तो बता चुके हैं सारे एरिया कवर होते हैं। कंपनियों के विभिन्न प्रकार बताइए। तो कंपनी आप जानते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। मानव संसाधन योजना के प्रमुख घटक क्या क्या हैं? स्टेट द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लान। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लान के अंदर मेजर कंपोनेंट क्या होंगे? वर्कफोर्स एनालिसिस होगा, आवश्यकता तथा आपूर्ति की भविष्यवाणी होगी, भर्ती और स्टाफिंग होगा, प्रशिक्षण और विकास होगा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होगा, वेतन और लाभ होगा और उत्तराधिकारी योजना होगी। ये सारे जो है इसके अंदर कंपोनेंट डाले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। देखिए BST में पढ़ चुके हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और आपको बताए भी थे आप अपने सामान को कैसे पहुंचाते हैं। तो 3 लेयर में बताए थे आपको। फर्स्ट में बताए थे कि मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट बेचता है कस्टमर को, दूसरा आपको बताए थे मैन्युफैक्चरर बेचता है रिटेलर को, रिटेलर बेचता है कस्टमर को, तीसरा बताए थे कि मैन्युफैक्चरर बेचता है होलसेलर को, होलसेलर बेचता है रिटेलर को, रिटेलर बेचता है कस्टमर को, चौथा बताए थे मैन्युफैक्चरर बेचता है एजेंट को, एजेंट बेचता है होलसेलर को, होलसेलर बेचता है रिटेलर को, रिटेलर बेचता है कस्टमर को। इस तरह से चैनल बना हुआ है, इसी तरह से ये चल रहा है। इसको बोलते हैं विपणन कैसे आप करेंगे। प्रमोशन मिक्स क्या है? प्रमोशन मिक्स का मतलब होता है आप अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो भी काम करते हैं वो सब प्रमोशन मिक्स के अंदर आता है। आप अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो भी काम करते हैं उसको प्रमोशन मिक्स के अंदर आता है। इसी के अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं, इसी के अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं प्रमोशन मिक्स के अंदर। आप अपने सामान को बेचने के लिए देखिए यही काम करते हैं। आप अपने सामान को बेचने के लिए विज्ञापन करते हैं, आप अपने सामान को बेचने के लिए जो है सेल्स प्रमोशन करते हैं, पब्लिक रिलेशन रखते हैं, पर्सनल सेलिंग करते हैं और डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं। आप अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए यही 5 काम करते हैं। तो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो भी काम करते हैं उसे प्रमोशन मिक्स के नाम से हम लोग
जानते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन बीएसटी का है कि नहीं, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या शामिल होता है, कौन कौन से चरण है। तो बीएसटी में आप पढ़े थे कि सिलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन से चरण शामिल होते हैं, कौन कौन से चरण शामिल होते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। ये हम लोगों का दूसरा चैप्टर खत्म हो गया। तीसरा है इंटरप्राइजेज मार्केटिंग। ये मार्केटिंग चैप्टर भी आपको बहुत कुछ मैच करेगा, उद्यम विपणन, मार्केटिंग वाले बीएसटी का मार्केटिंग वाले चैप्टर से मैच करेगा।